हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल हैं आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं कंटेंट सिलेबस आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ऐसे ही एक और टॉपिक को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वो ऑब्वियसली आपके सिलेबस में एक मेजर चैप्टर, एक मेजर यूनिट भी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उस यूनिट का नाम है गवर्नमेंट बजट। ओके, गवर्नमेंट बजट या बजट, ये वर्ड अक्सर आपने अपनी लाइफ में सुना होगा और क्लास 12th में जब आपका ये सिलेबस है, इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, आई एम डैम 100% श्योर आपने उससे पहले शब्द के बारे में सुना होगा। बचपन से ही जब से आपने थोड़ा मतलब न्यूज़पेपर या पेरेंट्स की बातों को नोटिस करना, बड़े की लोगों की बातों को नोटिस करना शुरू कर दिया होगा, तो तब आपने ये वर्ड साल भर में अक्सर सुना होगा कि भाई सरकार जो है बजट पेश करने वाली है, आज देश का बजट आ रहा है, आज पता नहीं टैक्स रेट्स का क्या होगा, टैक्स रेट को बढ़ाया जाएगा या कम करा जाएगा, सरकार जो है अपने देश की जनता के लिए कुछ जो फैसिलिटीज हैं, कुछ आपके बेनिफिट्स हैं, वो कितने लेकर आएगी, कितने नहीं लेकर आएगी, इसको लेकर कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है। क्लियर? तो ये जो चर्चा है, ये जो डिस्कशन है कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री में खर्चा किस तरीके से करने वाली है, उसका ब्यौरा देना, एक तरीके से उसे बजट कहा जाता है, उसे गवर्नमेंट बजट कहा जाता है, बजट कहा जाता है। आप दोनों वर्ड में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? अब देखो प्रोसेस क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे। हमारी जो कंट्री, हमारा जो एक देश है, वो एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम अपनी वोट की पावर से सरकार चुनते हैं, सरकार बनती है और वो सरकार फिर 5 साल के लिए हमारे लिए काम करती है। 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर लोगों को काम पसंद आता है तो दोबारा से उसी सरकार को चुना जाता, नहीं तो फिर दूसरी जो सरकार है, दूसरी जो पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। ये प्रोसेस आप भली बात जानते होंगे। अब क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब कुछ पब्लिक के सामने होना चाहिए, तो ठीक उसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट आपकी पावर में रहती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक तरह से कर्तव्य उसका होता है कि आने वाले 1 साल में हम अपनी कंट्री में क्या क्या खर्चा करने वाले हैं, उस खर्चे को हम कहां से पूरा करेंगे, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना, बताना, योजनाओं के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। प्रोसेस क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, आप एक अकाउंटेंसी के प्रोसेस से आप भली भांति उसको, उस चीज को जानते होंगे। अकाउंटेंसी क्या है? व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी जो हो चुका। क्लियर? एक बिजनेसमैन है, एक छोटी सी दुकान है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या करते हैं, 1 साल तक अपने बिजनेस को पूरा का पूरा चलाते हैं। हमारा कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। तो इस 1 साल के दौरान उस बिजनेस ने, उस फर्म ने, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कितना पैसा कमाया, कितनी सेल करी, कितना खर्चा हुआ, तो उसका लेखा जोखा तैयार करा जाता है और एंड में हम देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये अकाउंटिंग होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, जो हो चुका। ये जब वर्ड आएगा बजट, ओके, बजट वर्ड से समझ जाइएगा, बजट इज अबाउट फ्यूचर, बजट इज अबाउट एस्टिमेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में डिस्कशन करते हुए देखा होगा, मान लीजिए आपके घर में गाड़ी खरीदनी है कोई। क्लियर? आपके घर में कोई जमीन खरीदनी है या नया घर खरीदना है, तो हमेशा उससे पहले एक सवाल आता है कि बजट कितना है। बजट कितना, कि हम जो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, हम घर खरीदने वाले हैं, गाड़ी खरीदने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास एस्टिमेटेड अमाउंट क्या है, हमारा लगभग खर्चा कितना होने वाला है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए हम पैसा कहां से लेकर आएंगे। दैट इज व्हाट बजट। बजट इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन इन फ्यूचर, एस्टिमेशन अबाउट फ्यूचर। क्लियर? ठीक उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है हमारी, ये चेहरा आप देख रहे हैं, जाना पहचाना, ये अभी हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। क्लियर? तो ये बेसिकली जो कंट्री का बजट है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो लोकसभा में पेश करते हैं। उसके ऊपर फिर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, पॉइंट्स को ऐड लेस करा जाता है और फिर वो बजट तैयार आपका पास हो जाता है, बजट आपका पास हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, लेकिन इसमें याद रखिएगा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो बेसिकली बड़े अच्छे लेवल पे काम करते हैं, सरकार को मदद करते हैं इसको तैयार करने में। सरकार का भी इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखा जाता है और तब जाके बजट तैयार होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्या प्रोसेस होता है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, मान लीजिए अगर एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और वो 31 मार्च तक जाएगा,
क्लियर? तो मैं करंट ईयर की बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा हमारा ईयर और 2023 तक ये जाएगा 31 मार्च तक। तो सरकार क्या करती है, हर साल ऐसे ही होता है, इस ईयर के शुरू होने से 1-2 महीने पहले लगभग फरवरी 2022 में लोकसभा का ये सत्र होता है, लोकसभा का सदन जो है डिस्कशन के लिए खुलता है, बजट को पेश करा जाता है और बजट को फिर कुछ समय के बाद पास करवा लिया जाता है लोकसभा राज्यसभा से। क्लियर? तो गवर्नमेंट जो है वो पहले ही बता देती है, गवर्नमेंट पहले बता देती है फरवरी में कि भाई इस साल के दौरान जो है हम ये ब्ला खर्चे करने वाले हैं, ये स्कीम्स हमारी रहेंगी। ओके, दैट्स द प्रोसेस जो पहले लोकसभा में होता है। लोकसभा का फोटो है, लोकसभा का फोटो कैसे पता चला, यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, हमारे एक और मिनिस्टर हैं। सो ये खैर मैंने नेट से लिया है। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, ये बजट बन गया। इस बजट में गवर्नमेंट क्या बताती है, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, हालांकि मैं अभी इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा। गवर्नमेंट बताती है अपनी रिसीट्स के बारे में। किसके बारे में? रिसीट्स के बारे में, कि हम पैसा कहां कहां से बनाने वाले, हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा। ठीक है, क्लियर? तो उसमें रेवेन्यू कैपिटल होता है, अभी डिस्कशन करते हैं। और सरकार बताती है कि हम खर्चा कहां पर करने वाले हैं। मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, रेवेन्यू, रिसीट्स, गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा? टैक्स सोर्सेस से। किससे? टैक्स से। एक बड़ी अर्निंग गवर्नमेंट की टैक्स के थ्रू होती है। तो टैक्स, भाई हम इतना पैसा टैक्स कलेक्ट करेंगे, उस टैक्स का हम क्या करेंगे? उसे हम खर्च करेंगे कंट्री के अलग अलग एक्सपेंडिचर्स में, कुछ रेवेन्यू नेचर के, कुछ कैपिटल नेचर के। भाई सड़क बनेगी, हाईवेज बनेंगे, डैम्स बनेंगे, सब्सिडी दी जाएगी गरीबों को, जो टैक्स बेनिफिट्स हैं गरीबों को वो दिए जाएंगे। ये तमाम एक्सपेंडिचर के सोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, हालांकि बजट ऐसे नहीं होता, उसकी एक स्टेटमेंट होती है प्रॉपरली, बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट होती है, बट इस तरह से मैंने सिमराइज में मैं आपको बताया कि जो पार्ट्स हैं बजट के वो किन किन पॉइंट्स में डिस्क्राइब होते हैं। क्लियर? तो दैट इज द गवर्नमेंट बजट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट एक कंट्री के आने वाले एक साल उसको बोला जाता है फिस्कल ईयर। हम उसको क्या बोलना पसंद करते हैं? उसको हम फिस्कल ईयर बोलना पसंद करते हैं। क्लियर? बजट वाला साल में क्या क्या खर्चा होने वाला है, क्या उसमें हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट बताती है। क्लियर? इसके अलावा अब इससे आगे अगर हम बात करें, सर ये तो चलिए हमने समझ लिया कि बजट, ठीक है, आने वाला खर्चा हमारा, लेकिन उस बजट में कौन कौन सी खास बातें होती हैं, जरा उनको भी हम डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स, बजट तैयार किससे होता है? अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे मान लीजिए हर महीने आपको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिलती है। तो पॉकेट मनी क्या है? वो आपका रेवेन्यू है, वो एक आपकी अर्निंग है। तो मान लीजिए आज महीने की 25-26 तारीख है, जेब खाली है, लेकिन आपको पता है 1 तारीख 2 तारीख को पापा से मम्मी से कुछ पॉकेट मनी महीने की मिल जाएगी, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, वट कुछ भी अमाउंट जो होगा। अब ठीक है, तो मतलब फ्यूचर में अगले महीने में 1 तारीख को मेरे पास पैसे आ जाएंगे, वो मेरा रेवेन्यू है, वो मेरी रिसीट्स है। फिर उसे मैं ब्ला ब्ला चीजों पर खर्च करूंगा। ठीक है, मेरे दोस्त का बर्थडे आ रहा है, मैं उसे गिफ्ट दे दूंगा इतने का, मुझे एक बुक खरीदनी है, मैं वो बुक खरीद लूंगा। ठीक है, मुझे अपने लिए कुछ अगले महीने के लिए, उससे अगले महीने मेरा बर्थडे आ रहा है, उसके लिए मुझे पैसे सेव कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सेव कर लूंगा। तो यू डू सम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, राइट? ये जो प्लानिंग है, इसका प्लानिंग के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहे। एक रहा आपका रिसीट्स, एक क्या रहा? रिसीट्स, कि पैसा कहां कहां से आएगा। आप हिसाब किताब लगाते हो। मैंने तो पॉकेट मनी का एग्जांपल दिया, अरे अगले महीने बुआ आ रही हैं, उनसे भी ले लूंगा मैं थोड़े से, है ना? तो अलग अलग तरीके। अरे मेरे पास एक अपना वो कुछ आईपॉड वगैरह या कुछ एसेट पड़ी है, वो बेकार है, उसको बेच देंगे, छोड़ो उसको, उससे थोड़े पैसे आ जाएंगे, मैं यूज तो करता नहीं, उसको मैं बेच दूंगा। कोई पुराना मोबाइल पड़ा, उसको बेच दूंगा। अलग अलग तरीके, दैट इज ऑल अबाउट रिसीट। उसे मैं खर्च कहां कहां पर करूंगा, उसे बोला जाता है एक्सपेंडिचर, राइट? ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट बजट के भी, जैसे आपके बजट के 2 पार्ट है, गवर्नमेंट बजट के भी मेजर ये 2 ही पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से मिलेगा, रिसीट या बजट रिसीट, और गवर्नमेंट पैसा कहां कहां पे खर्च करने वाली है, एक्सपेंडिचर या बजट एक्सपेंडिचर। फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए रिसीट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। Revenue receipts, capital receipt, and the similar word for the expenditure, revenue, expenditure और आपका capital expenditure, सेम वर्ड, दोनों में कोई यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है।
रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को समझते हैं डिटेल में। इन डेप्थ तो हमारी जो मेन क्लासेस है, मेजर क्लासेस है, उसमें हम कंटेंट को कवर करते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर ओवरव्यू दे रहा हूं सारे के सारे पॉइंट्स का। व्हाट इज ऑल अबाउट, इसे क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। देखो रिसीट, पैसा आया, पैसा आया, वो पैसा गवर्नमेंट के लिए, वो पैसा जो बेसिकली गवर्नमेंट की ना तो किसी एसेट पर कोई असर डालेगा और ना ही लायबिलिटी पर कोई असर डालेगा, उसे कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई डोनेशन मिलती है या गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, क्लियर, या गवर्नमेंट को अपने जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है तो हम पेनल्टी फीस वगैरह भरते हैं ना, तो पेनल्टी वगैरह से कुछ अर्निंग होती है। इन सभी चीजों को दोस्तों रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है, क्योंकि इनके कलेक्शन के बदले, डोनेशन के कलेक्शन के बदले, टैक्स के कलेक्शन के बदले गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली बदले में ना तो अपनी कोई एसेट देनी होती, ना तो उनकी एसेट पर कोई असर पड़ता है, और ना ही फ्यूचर में ये पैसा वापस करना है। एक तरह से फ्री फंड की, फ्री फंड तो एक्चुअल फंड नहीं होगा, लेकिन हाँ कह सकते हो कि इसके बदले कुछ ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट का नहीं है। हाँ, टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसे एक्टिविटीज पर, हाईवेज बनाने पर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। बट ऐसा तो नहीं ना कि मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को 1,000 रुपए टैक्स दिया और मैंने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए जो है टैक्स दिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सड़क बनी है तो मैं बोलूंगा नहीं इस पर मेरी गाड़ी ज्यादा चलेगी कि मैंने टैक्स ज्यादा दिया है, आपने 1,000 रुपए कम दिया, आप खाली स्कूटर चलाओ, ऐसा नहीं होता ना। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब स्पेसिफिकली जिसने दिया उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट गवर्नमेंट नहीं डालती है। तो ये वो इनकम है गवर्नमेंट की जो, जिसके बदले गवर्नमेंट का कुछ ऑब्लिगेशन राइज नहीं होता। लेकिन कई बारी क्या करती है गवर्नमेंट के पास, जब पैसे की कमी पड़ जाती है तो गवर्नमेंट बोरोइंग भी करती है। क्या करती है? बोरोइंग भी करती है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको सेल कर देती है कि यार ये हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, इसको बेच दो। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे LIC है या आपका ONGC है, कोल इंडिया है, इनके कुछ शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट बेच देती है कि थोड़ा पैसा आ जाएगा हमारे पास, और वे घाटे में चल रही है, ठीक नहीं चल रही है। तो ये इस तरह की रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। बोरोविंग क्या है? गवर्नमेंट ने अगर बोरोविंग कर ली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्री में बैठ जाओ, अब ये वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी पर असर पड़ेगा। आपने गवर्नमेंट कंपनी बेच दी, पैसा तो आ गया, लेकिन आपकी एसेट पर असर पड़ा, एसेट चली गई आपके पास। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने अपना कुछ मोबाइल या गैजेट वगैरह बेचा था। क्लियर? तो इस बेसिस पर रिसीट्स को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। रही बात एक्सपेंडिचर्स की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, सेम एक्सपेंडिचर, वही, ना तो एसेट पर कोई असर पड़ता ना लायबिलिटी पर कोई असर पड़ता सरकार की। कैसे सर? इसका मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दूंगा, वो है सब्सिडी। आप सब्सिडी से समझ जाएंगे। गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है, सब्सिडी देने के बदले, हालांकि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सब्सिडी देनी चाहिए, है ना, जो गरीब है, जिनका अर्निंग सोर्स कम है, उनको सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। और उस पर अलग अलग डिस्कशन हो सकती है कि कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। बट द थिंग इज, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी देने के बदले गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली कुछ नहीं मिलता। ये ना तो एसेट पर इनका कोई असर पड़ता ना लायबिलिटी पर असर पड़ता, ठीक है, बट गवर्नमेंट को करना पड़ता। एक समझ लीजिए जैसे आप मंदिर में दान दिया आपने किसी को, ठीक है, मंदिर में एक चिट्टा आपने डोनेशन दे दी, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, कहीं पर भी आपने डोनेशन दी, उस डोनेशन के बदले आपको कुछ नहीं मिलता, है ना, दुआएं मिलती हैं, वो एक बात अलग है, बट कोई एसेट लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं होता। क्लियर? तो ये जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को, जो करने पड़ेंगे, कहीं बाढ़ आ गई है ना, फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ेगी ना, इन सब खर्चों को, ऐसे खर्चों को, और भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ जब मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, यस, ये वो खर्चा जिससे गवर्नमेंट की कुछ एसेट्स क्रिएट होंगी। जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ खर्चा करती है, रोड्स, फ्लाईओवर, डैम वगैरह बनवाती है। ऐसे ही कुछ प्लांट एंड मशीनरी गवर्नमेंट खरीदती है, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट जो है क्रिएट करती है। तो ये सब वो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए इन रिटर्न कुछ लेकर आता है। तो सरकार को हर बजट में यही बताना होता है, ये ब्यौरा देना पड़ता है। हमने सरकार को टैक्स दिया,
मैंने बोला ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओपन होना चाहिए जितना हो सके। हमने सरकार को टैक्स दिया, सरकार को टैक्स कलेक्ट हुआ मान लीजिए 20 लाख करोड़ का, तो सरकार ये बताए कि जो 20 लाख करोड़ हमने आपको दिया है उनका खर्चा कहां कहां हो रहा है, रेवेन्यू में कितना हो रहा है, कैपिटल में कितना हो रहा है। इवन गवर्नमेंट उसके अंदर जाके भी बताती है कि सब्सिडी इतनी दी है, फाइनेंशियल एड इतनी दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च होगा, नई कंपनीज पर इतना खर्च होगा, तो गवर्नमेंट वो भी डिटेल में बताती है। क्लियर? सो दैट इज द आउटलुक ऑफ द बजट। एक कंपोनेंट जो कंटेंट हमें दिखाई देता है वो ये बजट है। ठीक है, अब एक और सवाल इसमें आता है कि सर ये होता क्यों है, ऐसे चलने दो ना, बजट बनाने की जरूरत क्या है, टैक्स कलेक्ट हुआ और सीधी सी बात है अपना काम करवाते रहे साथ साथ। पर्पस क्या है, वाई वी डिस्कस अबाउट बजट एवरी ईयर? उसके लिए सरकार तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपना घर देखिए। आप घर में एग्जांपल देखिए, घर में हमेशा कुछ ना कुछ एक अर्न्ड अमाउंट हर महीने कुछ ना कुछ आता है, एंड यस जब वो अर्न अमाउंट निकल कर आता है, क्लियर, तो इमीडिएट बेसिस पर सारी कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे मैं मम्मी की बात करता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें से अगर जो हमारी मदर वर्किंग भी है तो भी, अगर मदर हमारी वर्किंग है तो डबल शिफ्ट में वो घर भी संभालती हैं और क्या नाम है ऑफिस भी संभालती हैं। तो मदर जो है हमारी, हम वर्ड एक यूज करते हैं वो हाउस वाइफ है जैसे, ठीक है, तो हाउस वाइफ मैं वर्ड नहीं मानता, मैं उसको बहुत गलत वर्ड मानता हूं। हमें बोलना चाहिए हाउस मैनेजर, वो मैनेज कर रही है हाउस को। ये एक डेजिग्नेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर घर में हाउस मैनेजर ना हो तो समझ जाइए बहुत चीजें खराब होंगी। सो शी इज अ हाउस मैनेजर। अब मान लीजिए जो पापा हैं वो कुछ अर्निंग लेकर आए और उन्होंने मम्मी को क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यूम कर रहा हूं 20,000 रुपए दे दिए। विद इमीडिएट कैलकुलेशन मम्मी बिल्कुल कैलकुलेट कर लेती हैं, इतने की ग्रोसरी आएगी, इतने में कोई कैपिटल एसेट आएगी, इतना बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होगा, इमरजेंसी के लिए मुझे ये अमाउंट रखना है। विद इन सम मोमेंट ये पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। अब 20,000 रुपए आ गए, मम्मी ने हिसाब किताब नहीं रखा, आप आए आपने 15,000 रुपए मांग लिए, बुक्स के लिए 15,000 रुपए चाहिए। अरे भाई बुक्स 15,000 रुपए क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी मांग लोगे क्या? तो मम्मी हिसाब किताब रखेंगे ना कि भाई इतना ऐसे नहीं हो सकता, सही बताओ कौन सी बुक है, या गैजेट खरीदना तो कौन सा गैजेट है, अगर अभी इस महीने नहीं, इस महीने पैसे नहीं, अगले महीने खरीदना, ऐसा होता ना। तो हिसाब किताब बहुत जरूरी है। और उससे क्या होता है कि आपके घर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, वो मैनेज हो जाती हैं, कंट्रोल्ड हो जाती हैं। यही चीज कंट्री में चाहिए। कंट्री की अगर मैं बात करूं, मैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं बजट की, तो सबसे पहला जो मेजर ऑब्जेक्टिव निकल के आता है बजट से वो होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव बेसिकली बजट का होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कैसे? टैक्स और सब्सिडी की सहायता से, टैक्स और सब्सिडी की हेल्प से। अगर मैं बात करूं रिच क्लास पुअर क्लास, हम जानते हैं इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स है वो रिच क्लास पे लगाती है, ज्यादा रेट रखती है। जो आपके क्या नाम है पुअर पीपल हैं उन पर टैक्स फ्री कर देती है, उनको कई फाइनेंशियल फैसिलिटीज देती है, सब्सिडी देती है। तो इस इनइक्वालिटी को, इस गैप को कम करने की कोशिश करी जाती है। यह सबसे पहला मेजर ऑब्जेक्टिव होता है हर बजट का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ, इसी को सपोर्ट करता हुआ होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता ना आपके साथ भी, जब कई बारी आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा समय देना पड़ रहा है, ठीक है, आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं, यू टेक अ हेल्प, यू डाइवर्ट द रिसोर्स, यू डाइवर्ट द टाइम, कि चलो दूसरा टाइम करो, पहले उसको सिलेबस को खत्म करते हैं, इस पर बाद में आएंगे। तो आप क्या करते हो, आप अपने रिसोर्स को रीएलोकेट करते हो। व्हाट इज योर रिसोर्स? योर रिसोर्स इज टाइम। अरे यार इस सब्जेक्ट में भी टाइम लग रहा है, पहले दूसरा कवर करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, राइट? गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। जहां पर पिछले साल इन्वेस्टमेंट करी थी गवर्नमेंट ने, जहां पिछले साल बेनिफिट दिया था गवर्नमेंट ने, जो पॉलिसी पिछले साल बनाई थी गवर्नमेंट ने, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। अरे छोड़ो ना, फिर इसमें रिसोर्स क्यों लगाना, फिर दूसरे में लगाते हैं, किसी दूसरे ऑप्शन को देखो। ये बहुत जरूरी चीज है। इट्स ऑल अबाउट, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, वही चीज है, और वही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही वर्ड उठ के आ रहा है। क्लियर? ऐसे ही इसके अलावा मैनेजिंग PSUs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये बहुत जरूरी हो गया, और आजकल तो बहुत हमारी करंट गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत फोकस कर रही है।
पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पुराने समय से हमारी सरकारी कंपनियां चलती आ रही हैं, घाटे में चलती आ रही हैं, लोग काम करके राजी नहीं हैं, गवर्नमेंट ने खबर लेनी शुरू कर दी है, कह रहा काम करो, प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, नहीं तो कंपनी बेच देंगे, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और कंपनी में और लोगों की भी नौकरी जाएगी। तो सीधी सी बात है, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसमें बहुत आपके नाम आपने बहुत सुने होंगे, जैसे कोल इंडिया है, ओएनजीसी है, सेल है, गेल है, भेल है, ये सारी की सारी कंपनीज पीएसयूज। क्लियर? गवर्नमेंट नजर बना के रखती है कौन सी घाटे में है, किसको सब्सिडी देनी चाहिए, किसको फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। ये काम बजट के जरिए ही होता है। इसके अलावा, ठीक है, सिंपल सी बात, ये तो वर्ड बिल्कुल सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स। गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में पैसा लगा रही है, कई नई कंपनीज, नई फैक्ट्रीज खोल रही है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हम जानते हैं ज्यादा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट सोर्सेस के जो एक जरिया है वो लगातार मिलता रहना चाहिए, तो ये एक बड़ी चीज मैनेज करी जाती है। एंड वन very important thing, and that is what? reducing regional disparities, reducing regional disparities। हमारे, अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी ना होने की वजह से, रोड्स अच्छी ना होने की वजह से सेलेक्टेड एरिया में ही डेवलपमेंट होता था, सेलेक्टेड सिटीज में ही डेवलपमेंट होता था, क्योंकि वहीं सारे लोग आके अपनी जॉब वगैरह ढूंढते थे। इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर भी पैसा इन्वेस्ट करती है, वहां पे सड़क बनवाती है, इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी क्रिएट करती है, ताकि उन एरियाज का भी डेवलपमेंट हो सके। कंपनीज को बेनिफिट दिए जाते हैं कि आइए आप यहां पर इस एरिया में फैक्ट्री स्टैब्लिश करिए, लगाइए, यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आपकी इनकम माफ कर दी जाएगी, हम आपको रॉ मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ये सब क्या है? दैट इज व्हाट रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, जो बैकवर्ड एरियाज है उनको डेवलप करने का तरीका। ओके, सो दैट्स सम क्राइटेरिया अबाउट, जो हमने डिस्कस करा अपने बजट के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ। ऑब्वियसली हम अपने जो क्लास लेक्चर्स हैं उसमें इन चीजों को डिस्कस करते हैं। बाकी इस कंटेंट में अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर एग्जिस्ट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको आंसर करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।